to apply it. The topic is torque. लीनियर मोशन में फोर्स का रोल क्या होता है? फोर्स से हमें क्या पता चलता है? लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का क्या रोल है? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपने किसी बॉडी को मूव करना है तो उसको मूव करने के लिए कुछ मिनिमम फोर्स चाहिए होती है ना। ऐसे तो नहीं है कि ट्रक है, उसको मैंने हल्का सा टच किया तो वो मूव कर जाएगा। इसे बेसिकली सेम रोल जो है रोटेशनल मोशन में टॉर्क प्ले करेगा कि अगर आपने किसी बॉडी को रोटेट करना है तो उसको रोटेट करने के लिए कितनी टॉर्क चाहिए। तो बेसिकली इसे इट्स अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और बहुत सिंपल अगर लॉजिक से आप समझने की कोशिश करोगे, मान लो मेरे पास एक रॉड है जिसका एक एंड फिक्स्ड है। मेरे पास एक रॉड है जिसका एक एंड मैंने फिक्स कर दिया एंड सेलेक्ट यहां से हिंज्ड है। हिंज्ड है मतलब एंड ए जो है मैंने फिक्स कर दिया और बी फिक्स नहीं किया। कि जैसे दीवार के साथ एक रॉड है, यहाँ पे मैंने एक से कील लगा के इसको फिक्स कर दिया। अगर मैं इस रॉड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, ये रोटेट करेगी? नो सर, नहीं करेगी। अगर मैं फोर्स को F2, अब करेगी? यस सर, यस F2 के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं। F2 पैरेलल, मतलब एक रॉड के पैरेलल एक रॉड के परपेंडिकुलर। किसके कारण घूमेगी? पैरेलल कंपोनेंट के कारण या परपेंडिकुलर के कारण? परपेंडिकुलर। इसके कारण तो नहीं घूम सकती। अच्छा, अगर ये फोर्स मैं यहाँ पे लगाता, सेम F2 फोर्स, इसको घुमाना आसान होता है या मुश्किल होता है? मुश्किल होता है। हम जितनी दूर लगाते हैं घुमाना उतना आसान हो जाता है। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख देते हैं, जिसे टॉर्क जो एक्ट करती है बॉडी पे, अगर ये पॉइंट फिक्स्ड है तो इससे इट्स R into F परपेंडिकुलर। मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लगी वो डिस्टेंस R हो गया, R into F परपेंडिकुलर। मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए हमें जो R के परपेंडिकुलर। इसको एक और वे में भी देख सकते हो। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस वुड बी F2 cos थीटा, F2 sin थीटा। F2 sin. तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट्स RF2 sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में आई कैन राइट इट एज F2J का. बिकॉज A क्रॉस B होता है AB sin थीटा। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यू कैन से इट्स R क्रॉस F2। अच्छा, अगर मैं ऐसे लूं, सेम ऐसी रॉड ली मैंने एक, यहां से हिंज्ड है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइन को जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। यहां से हिंज्ड है, जहां से हिंज्ड है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस लाइन पे। दिस एंगल शुड बी 90। अगर ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा।
ये डिस्टेंस अगर r है तो ये a से c तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा ac इन ट्राइंगल abc sin थीटा इज परपेंडिकुलर कौन सा AC है abc upon में R. AC upon R. तो ac किसके इक्वल हो गया R sin theta. इसको हम लिख देते हैं दिस इज r perpendicular r perpendicular means perpendicular distance from hinge point to the line of action of force कि line of action of force ये थी ये perpendicular distance हो गया मैं टॉप को ऐसे भी लिख सकता हूँ r perpendicular into f2 because r perpendicular की वैल्यू क्या है तो वही बात बन गई r cross f2 तो either you write r into f perpendicular मतलब यहाँ पे मैंने लिखा था कि अगर ये डिस्टेंस r है टॉक इज आइदर r into f perpendicular यहाँ पे मैंने लिखा r perpendicular into f2 ठीक है दोनों वे में लिख सकते हो आपको जो ठीक लगता है अगर मैं बोलूं डायरेक्शन निकालो r क्रॉस f2 की यहां से हिंज्ड है हिंज पॉइंट पे जहां पे फोर्स लग रही है वो वेक्टर अगर आप ड्रॉ करें तो वो ऐसे बनेगा हिंज पॉइंट से यहां तक दिस विल बी r2 सॉरी r क्रॉस f2 की डायरेक्शन क्या होगी हम डायरेक्शन कैसे निकालते थे प्लेसिंग द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ Right r hand curve rule. r की डायरेक्शन कौन सी है ये वाली राइट हैंड की फिंगर्स r की डायरेक्शन में f2 की तरफ टर्न तो टॉक की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स तो मैग्नीट्यूड लिखना है तो यहां लिखोगे r परपेंडिकुलर इनटू f2 यहां लिख दोगे r इनटू f परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड कर्व समझ में आया क्या होता है turning a vector force mathematically r cross f otherwise we call it's a turning effect of force turning effect मतलब अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी घूमेगी या नहीं घूमेगी या टॉर्क के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतनी ज्यादा लीनियर मोशन में क्या था जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा Acceleration. इसमें जितनी ज्यादा टॉर्क उतनी ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन सो एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी अगर आप टॉर्क ज्यादा लगाओगे एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगी अगर हम टॉर्क कम लगाते हैं लीनियर मोशन में हमने क्या था इक्विलिब्रियम क्या होता है इक्विलिब्रियम इज व्हेन Net सारी force zero. फोर्सेस बैलेंस नेट फोर्स इज जीरो रोटेशन में हो जाएगा इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क इज जीरो रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज नेट टॉर्क जीरो लीनियर इक्विलिब्रियम इज नेट फोर्स जीरो सिर्फ इक्विलिब्रियम लिखो मतलब फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो कि नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो पहले जो इतना बताया इसमें देखो कुछ समझ आने में डाउट है तो समझ में आया कैसे किया टॉर्क को कि टॉर्क इज r क्रॉस f बिकॉज सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का घुमाने में काम आता है इसलिए we say it's r into f perpendicular mathematically you can also say it's r perpendicular into the force so पहले डायग्राम पहले डेफिनेशन लिख लो फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं so you can write torque and it's denoted by symbol tau we call it tau Greek alphabet again torque is the turning effect of a given force torque is the turning effect of a given force that is if force is applied on a body
if force is applied on a body, its rotation depends on. When torque is applied on a body, its rotation depends on the magnitude and direction of torque. Magnitude and direction of torque which acts on the body. Magnitude and direction of torque which acts on the body. Mathematically, it's also called the moment of force. Mathematically, it's also called the moment of force. For example, if force F acts on a body, force F acts on a body placed at any point A. Force F acts on a body placed at any point A, whose position vector is R. Force F acts on a body placed at any point A, whose position vector is R. Then force F acts on a body whose position vector is R, then torque is given by R cross F. Then torque is given by R cross F. It is a vector quantity. It is a vector quantity and its direction is given by right hand curl rule, and its direction is given by right hand curl rule. It will always be perpendicular to both R as well as F, and its direction is always perpendicular to both R as well as F. मैं अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहूँ, कोऑर्डिनेट फॉर्म का मतलब है मैं R को वेक्टर्स में ऐसे लिख सकता था, and F can be written as fxi plus टॉर्क पे कितनी हो जाएगी, सॉल्व करना आता है सबको ये मेथड? मेरे को बताओ यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। आई कैप इंटू YFZ minus YFYZ. सेकेंड टर्म प्लस माइनस Minus J cap. minus प्लस के कैप शुड बी क्रॉस प्रोडक्ट में याद है सबको, हमने इस मेथड सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ।
We can say it's tau x क्या हो जाएगा yfz minus zfy y component of torque is अगर r और f को लीनियर है तो टॉर्क कितनी तो लीनियर मतलब एंगल शुड बी 0 और 1. 0 और एंगल 0 और 180 है तो टॉर्क कितनी 0. साइन 0 भी 0 साइन 180 भी 0 टॉर्क इज r क्रॉस f rf sin थीटा ये मैक्सिमम कब होगा जब sin थीटा मैक्सिमम होगा sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सबसे बॉडी को घुमाना आसान तब होता है अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर टू द r वेक्टर लगाओ इसीलिए जब आप डोर खोलते हो तो हैंडल पे आप फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हो बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे बिकॉज उस केस में टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगी तो घुमाना आसान रहेगा so you can say case 1 is if r and f are collinear theta is 0 or 180 so this implies we cannot rotate a body by applying force collinear with r vector if r and f are perpendicular and this is maximum value of torque easiest to rotate so it's easiest to rotate if you apply a force perpendicular to the r vector clear यहाँ तक मैग्नीट्यूड निकालना आ गया डायरेक्शन निकालनी आ गई अच्छा लीनियर मोशन में रिलेशन क्या था आर और एफ फोर्स और एक्सेलरेशन में F equal to m. एफ इज इक्वल टू एम में तो इसमें क्या होना चाहिए फोर्स की जगह टॉर्क मास की जगह Moment of inertia. inertia, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेलरेशन की जगह Angular एंगुलर angular एक्सेलरेशन आप acceleration, उसको बहुत इजीली देख भी सकते हो हमने लिखा टाउ इज इक्वल्स टू मान लो आर एफ फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है आपको m. ए और अल्फा में रिलेशन क्या होता है R alpha. एक पार्टिकल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होगा एन पार्टिकल्स होंगे तो समेशन एम आर स्क्वायर तो ये बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट कर रहा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन सो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा अलग से प्रूफ करेंगे बट इट्स अ सिमिलर रिलेशन कि जैसे उसमें एफ इज इक्वल टू एम में था इसमें टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा आ जाएगा मैं आपसे बोलूं से मेरे पास अगर एक बॉडी है रॉड है मान लो hinged at some point यहां से फिक्स्ड है सेंटर से नहीं ये डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर ये 4 मीटर मैंने इस पे एक फोर्स लगाई दूसरे एंड पे एक फोर्स लगाई
15 न्यूटन की 53 डिग्री। डायग्राम समझ आ रहा है सबको क्या बनाया? मैंने इस एंड पे एक फोर्स लगाई है 15 न्यूटन की 53 डिग्री पे, इधर एक फोर्स लगाई है 25 न्यूटन की 37 डिग्री पे, एंड इट्स प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस फिक्स्ड एट पॉइंट O P, यहां से फिक्स्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पर टॉर्क कितनी लग रही है, समझ में आया? मतलब मेरे पास ऐसे जैसे एक रॉड है, ऐसे टेबल पे पड़ी थी, एक फोर्स इधर लगाई, एक फोर्स इधर लगाई, तो मैंने बताना है इस पर टॉर्क कितनी लग रही है। क्वेश्चन समझ आया पहले? Yes, sir. तो टॉक अबाउट पॉइंट ए निकालनी है, तो सबसे पहले हमें करना होता है कि हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं, बिकॉज फोर्स ये पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके दो कंपोनेंट्स इस फोर्स के, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट्स, एक इधर। अगर ये एंगल 37 है और ये 25, तो ये कितना हो जाएगा? 25 cos 37 या sin 37? ये कंपोनेंट Sin 37. Cos 37. दिस साइड एंगल हो, दैट इज cos। Cos. ये 25 cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5. 4/5. 25 into 4/5 क्या आया? 20. 20. मतलब ये कंपोनेंट जो है फोर्स का, दिस इज 20 न्यूटन। इसको हम कह सकते हैं F1 परपेंडिकुलर, F1 पैरेलल, ये कितना होगा? 25 sin 37, so it should be 3/5. 15. 15। अच्छा, ये 15 sin 53 है, 15 cos 53। 15 sin 53 कितना हो जाएगा? 12. 12. 15 sin 53। 9. अब मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ, इनमें से कौन से दो कंपोनेंट है जिनके कारण बॉडी रोटेट नहीं कर सकती? 20 and 9 वाले. 20 and 9 Newton. बिकॉज ये कोलिनियर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ही होंगे। अब दो तरीके होते हैं इसके आगे सोचने के। आप एट अ टाइम एक फोर्स लो पहले, मैं डायरेक्शंस निकालने के चक्कर में भी नहीं जा रहा है आर क्रॉस एफ से। अब समझो सिर्फ यही फोर्स लग रही है 12 न्यूटन की, यहां से फिक्स्ड है, इस फोर्स को भी मैं देख ही नहीं रहा, सिर्फ ये फोर्स 12 न्यूटन की लग रही है, यहां से फिक्स्ड है। तो अगर इस रॉड को मैं इधर से खींचूंगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. Anti-clockwise. इसके कारण ये ऐसे घूमेगी, इस 15 न्यूटन के कारण। Clockwise. 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 मतलब दोनों के कारण टॉर्क की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? Opposite. बिकॉज ये कोशिश कर रहा है कि रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूमे और ये फोर्स कोशिश कर रही है कि क्लॉकवाइज घूमे। अब ये फोर्स है 15 न्यूटन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 meter. 4 meter. टॉर्क कितनी हो गई? 60. 60. R into F perpendicular, R is 4 and force is 15, 60, ये कितनी हो गई? 24. 24. और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट टॉर्क कितनी हो गई? 36. 36। और यूनिट क्या होंगे? R into F। फोर्स के न्यूटन, डिस्टेंस के मीटर, तो यूनिट Newton 10 meter. meter. न्यूटन मीटर। सो इस पे 36 न्यूटन मीटर टॉर्क लगेगी। मेरे को अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता तो मैं टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगा के अल्फा भी निकाल सकता था। पर टॉर्क जो एक कर रही है दैट इज 36 न्यूटन मीटर। एक तो ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। दूसरा अगर मैं ऐसे देखूं, यार आर और एफ में मेरे को एंगल बताना कितना है, इस R1 में, इस R में और इस F में।
53. 53. सोच के बोलो वेक्टर्स में एंगल निकालना होता है तो क्या ज्वाइन करते हैं? ऐसे ही निकाल देते हैं, उनकी टेल्स ज्वाइन करके एंगल निकालते हैं। अगर मैं आपको दो वेक्टर देता हूँ, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, आप इसमें एंगल 53 बोलोगे या कुछ और बोलोगे? हमें वेक्टर्स में जब भी एंगल निकालना है, यू हैव टू जॉइन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब या तो इसको स्लाइड करके आगे ले आओ, आर को ऐसे बनाओ, तो ये एंगल, तो ये कितना है? 127. 180 माइनस 53, तो दैट इज एंगल। अच्छा, इसको अगर मैं R1 बोलूं, ये से R2 बोलूं और ये F2, तो टॉक कितनी होनी चाहिए थी? R2 इंटू F2 इंटू साइन 127, 180 माइनस 53। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा Sin theta. Sin theta. तो मैं इसको लिख सकता हूँ R2 F2 साइन 53। मैथमेटिकली तो एक ही बात है ना, साइन है, बिकॉज साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम ही होते हैं। R2 था 2, F2 कितना था? साइन 53 की वैल्यू 4/5. तो क्या आ गया ये? 2 इंटू 3 इंटू 4, 24. 24। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? आर क्रॉस F2 की। आर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स F2 की तरफ टर्न, तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। Outward. सिमिलरली अगर मैं दूसरा वेक्टर देखूं, से R1 और ये F1, ये एंगल 180 माइनस 37, तो टॉक कितनी आ जाएगी? ये 4 मीटर था, टॉक विल बी R1 into F1 into sin 37. R1 is 4, F1 is 25 into sin 37 is 3/5. So this comes out to be 5, 15, 60 Newton meter. इसकी डायरेक्शन निकालें तो R1 क्रॉस F1 इनवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स आ रही थी, ये इनवर्ड्स आ रही थी, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट टॉक इज डिफरेंट। इसको हम लिख देंगे 60 न्यूटन मीटर परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, इसको 24 न्यूटन मीटर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो नेट इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है? Inward. 36 न्यूटन मीटर इनवर्ड्स। क्लियर हुआ ये सारा कैसे करते हैं टॉक कैलकुलेट? Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, बिकॉज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया है मैंने कि टॉक निकालनी कैसे है। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आएंगे, पेपर में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, ये तो स्टार्ट है सिर्फ कि टॉक निकालनी कैसे, क्वेश्चंस में यूज करना है इसको आगे जाके। किसी को इसलिए इसमें डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन लिखो पहले, फिर ये डायग्राम बनाना। क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम ना बनाना, क्वेश्चन के साथ अब सिंपल ऐसे बनाना। फाइंड द नेट टॉर्क, फाइंड द नेट टॉर्क which acts on a rod if two forces F1 and F2 acts on the rod as shown in figure. Rod is fixed at point P. Rod is fixed at point P. क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम बनाना, सॉल्यूशन जब लिखोगे तब नीचे वाला डायग्राम बनाना, बिकॉज क्वेश्चन में आपको कंपोनेंट्स दिए वो आपने खुद बनाए हैं। Find the torque which acts on a rod if two forces F1 and F2 acts as shown in figure.
The rod is fixed at point P. नीचे वाला डायग्राम भी बना लो, फिर लिखते हैं. So you can write. हो गया सर. So you can write as shown in the figure. Only the component of forces which are perpendicular to the rod. Component of forces which are perpendicular to the rod produce turning effect. ये perpendicular उल्टा लिख दिया, ये perpendicular है, ये parallel है. Component of force which are perpendicular to the rod produce turning effect. That is the components 12 Newton and 15 Newton as shown in figure. That is the component 12 Newton and 15 Newton as shown in figure. Due to perpendicular component of F2, rod will rotate anticlockwise, and due to perpendicular component of F1, rod will rotate clockwise. And due to Perpendicular component of F1, rod will rotate clockwise. Thus net torque is difference of torque due to the two components. Net torque is difference in torque due to two components. Thus net torque is larger minus smaller, direction same as larger vector. So this rod will rotate clockwise.
Next to write equilibrium in rotational motion. Equilibrium in rotational motion. In rotational motion, a body is said to be in equilibrium if. In rotational motion, a body is said to be in equilibrium if net torque due to external forces is 0. Net torque due to external forces is 0. And the body will not rotate. There is tau net is equals to 0. इसके नीचे नोट में लिख लो. In translational equilibrium, net force on the body is 0. In translational equilibrium, net force on the body is 0. Therefore, if body is in equilibrium, both net external force and net external torque should be 0. Both net external force and net external torque should be 0. Numerical लिखो इस पे based deck. A rod is placed on frictionless horizontal surface as shown in figure. A rod is placed on frictionless horizontal surface as shown in figure. Find the force which should be exerted on the rod so that it is in equilibrium. मेरे पास एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे पड़ी है. इस पे फोर्सेस लगाई. एक फोर्स ये लग रही है, न्यूटन. न्यूटन ये हमें ऐसे दिया है कि एक रॉड है, इस पे ऑलरेडी 3 फोर्सेस लग रही हैं. एक 10 न्यूटन की फोर्स है जो 37 डिग्री के एंगल पे लग रही है. एक 3 न्यूटन फोर्स है, एक 5 न्यूटन है. हमें बताना है इस पे और कितनी फोर्स लगाएं और कहां पर लगाएं ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए. क्वेश्चन समझ आया? पहले कितनी फोर्स लगानी और किस पॉइंट पे लगानी है. ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये नहीं है. तो इसके पहले कंपोनेंट्स बना लेते हैं. इसके 2 कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे? दिस वुड बी
cos 37. 10 cos 37 कितना हो जाएगा? 8. 8. और ये कंपोनेंट कितना? 6 Newton. 6. 6. ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की पहले बात करता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? 8. 8 Newton. किस डायरेक्शन में? Right. Right side. Right. राइट साइड। तो मतलब इस रॉड पे एक 8 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट साइड पे लगनी चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होएगी। Yes sir. Yes. Yes एक sir. 8 न्यूटन की फोर्स लगनी चाहिए लेफ्ट साइड पे। वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स कितनी है? 11 Newton. 11 Newton. डाउनवर्ड कितनी है? 3 Newton. तो डाउनवर्ड कितनी और लगाएं ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए? 8 Newton. 8. मतलब इस पे हमें 8 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगानी है लेफ्ट साइड, और 8 न्यूटन फोर्स लगानी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस पे मैं कहीं पे यहाँ पे मान लो फोर्स लगाता हूँ, इस पॉइंट पे। यहाँ फोर्स लगाई, जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, 8 न्यूटन हॉरिजॉन्टल और 8 न्यूटन ही वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल कब होते हैं? जब थीटा कितना हो? 45. 40। ठीक है, तो हमें एक फोर्स लगानी है F, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 8√2 न्यूटन। 8√2 न्यूटन की एक फोर्स लगानी है at certain distance x, so that system is in equilibrium. ध्यान से देखना आप, ये वाला 8 न्यूटन रॉड को घुमा सकता है, यहां से फिक्स्ड है। No. No, sir. 6 न्यूटन Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. 6 न्यूटन Anti-clockwise. Anti-clockwise. टॉर्क ड्यू टू 6 न्यूटन इसी डायरेक्शन में लगेगी एंटी क्लॉकवाइज। ये 3 न्यूटन घुमा सकता है? No, sir. No, sir. No. जहां से फिक्स है मैं वहीं पे फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं घुमा सकता क्योंकि क्या 0 हो गया? Moment of inertia. आर 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 क्रॉस एफ होती है ना इसमें, तो आर इज 0 बिकॉज आर ओ से ही तो मेजर करना था। जैसे इसके लिए अब मैं आर मेजर करता तो मैं कहता आर इज 5, कि जहां से हिंज्ड है वहां से जो फोर्स का डिस्टेंस है वो आर है। तो इसमें तो 0 है बिकॉज जहां पे हिंज्ड है वहीं फोर्स लगा दी। इसके कारण तो कभी नहीं घूमेगा ना, आपका घर का डोर है, आप हिंजेस पे फोर्स लगाओगे फिर थोड़ी घूमेगा। इसके कारण कोई टॉर्क नहीं है 3 न्यूटन के कारण। 5 न्यूटन के कारण है Yes, Yes sir. sir. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. 5 न्यूटन के कारण ऐसे घूमेगा, मैग्नीट्यूड बाद में देखते हैं। इस 8 न्यूटन के कारण, अच्छा पहले यही देख लो, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्यों लिया वो आपको समझ में आएगा। ये 6 न्यूटन के कारण टॉर्क ज्यादा है या 5 न्यूटन के कारण ज्यादा? 6 Newton. 6 Newton. के कारण 6 न्यूटन के कारण, बिकॉज इसके कारण हो जाएगी 6 × 5 30 न्यूटन सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी 25 न्यूटन सेंटीमीटर। मतलब आपको क्लॉकवाइज टॉर्क और चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और चाहिए? Clockwise. क्लॉकवाइज टॉर्क कम है, इक्विलिब्रियम के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क और लगानी है। इस 8 न्यूटन के कारण क्लॉकवाइज लगेगी एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. 8 के कारण किधर घूमेगा ये? Anti-clockwise. है ना, टॉर्क बैलेंस हो जाएगी।
No. No, sir. तो अब हमने तो इधर ले लिया, बिकॉज आपको शुरू में सब कैलकुलेशन नहीं करनी होती कि किधर लगाएं, आप कहीं भी लगा लो। आप ये वाली फोर्स इधर लगा लो, ये वाली फोर्स इधर लगा लो, कहीं लगा लो जहां आपका दिल करता। मेरे को नेट टॉर्क 0 चाहिए, तो नेट टॉर्क 0 अब कैसे आएगी? नेट टॉर्क 0 कैसे आएगी? मैं आपसे कह रहा हूं, इसके कारण टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है 8 न्यूटन के कारण, इसके कारण भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं इक्वेट करूं, ये टॉर्क कितनी है? क्लॉकवाइज टॉर्क, दिस शुड बी इक्वल्स टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क है कितनी? 25 Newton 25 Newton centimeter. meter. न्यूटन सेंटीमीटर, बिकॉज मैं कन्वर्जन नहीं कर रहा। अच्छा, 6 के कारण कितनी थी? 30 Newton centimeter. और इस 8 के कारण कितनी हो जाएगी? इसका डिस्टेंस कितना है? 8x Newton centimeter. ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया? 5 x कितना आ गया? -5/8। इसका मतलब क्या हुआ? x मैंने इसको पॉजिटिव लिया था, मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब मेरे को किधर टॉर्क फोर्स लगानी चाहिए थी? Sir, दूसरी Upward. Right side. इधर। Sir, right side. आपको इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर x पॉजिटिव आ जाता तो मतलब मेरा x की वैल्यू सही है, जिधर मैं x ले रहा हूँ वहीं पे। अगर मेरा x नेगेटिव आ गया, मतलब मैं x को ले रहा था लेफ्ट साइड पे, वो एक्चुअल में राइट साइड पे। अब मान लो उन्होंने हिंज दिया ही नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा ये रॉड कहीं से फिक्स्ड है, उन्होंने कहा रॉड इक्विलिब्रियम है, फिक्स्ड कहीं से नहीं है। फिर क्या करें? थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी इस कंसेप्ट में। और मान लो मेरे पास एक ऐसे रॉड है, टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितनी हो गई? L. L। मैं एक ए पॉइंट लेता हूँ, एक ये O है, एक ये B है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टॉक अबाउट ए निकालो, 3F into R/2. टॉक अबाउट ए, इसके कारण 0. 0, F के कारण 3L/4F. 3, 3L. 4. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, Clockwise. ये पॉइंट फिक्स्ड है, Clock. ये ऐसे घूमे, इन दोनों के कारण ही ऐसे घूमना है इसने क्लॉकवाइज, तो दोनों की टॉक ऐड ही होनी है। F के कारण टॉक है F इंटू 3L/4, और 2F के कारण कितनी है? L. L. टोटल टॉक कितनी हो गई?
11/4 FL. ठीक है, अब ऐसे करते हैं, हम निकालते हैं टॉक अबाउट ओ 3F के कारण। EF L/2 3F इंटू ओ से इसका डिस्टेंस कितना है? L/2 L/2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? clock clockwise एफ के कारण FL/4 2F के कारण, 2FL/2 और तीनों क्लॉकवाइज हैं, तीनों क्लॉकवाइज हैं। 3FL/2 प्लस FL/4 प्लस FL क्या आया सॉल्व करके? 11 FL. 11 FL/4 अब करते हैं टॉक अबाउट बी 3F के कारण, EFL यहां से फिक्स्ड, इसके कारण 3FL क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। clockwise अब इसको छोड़ दो, ये फिक्स्ड है, एफ के कारण क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? anti-clockwise anti-clockwise प्लस करूं माइनस करूं? minus क्या आया? 11 FL/4 क्या कंक्लूड कर सकते हो? Excuse me, sir. हाँ जी, सर ये जो आपने बी के अबाउट निकाली है बता दो। बी के अबाउट इसका डिस्टेंस कितना है? सर L. तो 3FL। एफ का डिस्टेंस कितना है? सर L/4. अब सिर्फ एफ को देखो, अगर मेरे पास ये रॉड और इस पे ऐसे फोर्स लग रही है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज? यहां से देख रहा हूं, ये फोर्स ऐसे ही घुमाएगी कि उल्टा घुमाएगी, क्या ऐसे घुमाएगी? ये फिक्स्ड है, यहां से फिक्स कर anti-clockwise दो। ऊपर मैंने ऐसे फोर्स लगाई तो ये ऊपर को जाएगी, मैंने इस पेन पे Yes, अगर sir. इधर फोर्स लगाई तो ऐसे ही जाएगा, मैं इधर फोर्स Yes. लगाता तो इधर जाता। नीचे वाली 3F को देखोगे तो ऐसे जाना था, इधर लगाई तो ऊपर जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं इससे कंक्लूड क्या करूं? अगर मैं आपसे बोलूं इससे कुछ कंक्लूजन निकाल दो, मैंने तीन जो सर हम पॉइंट के जौन बाद, सा मर्जी पॉइंट ले लेंगे उसी। जो मर्जी पॉइंट मान लो मैं एक और ऐसे रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे सी, इसका यहां से डिस्टेंस x, सी पॉइंट के अबाउट टॉक निकालते हैं, यहां से इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? clockwise क्लॉकवाइज। clockwise कितना? EFX 3FX 3Fx। इन दोनों के कारण क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? clockwise क्लॉकवाइज। एफ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये L/4, ये डिस्टेंस कितना है? L/2 L/2 माइनस एक्स, ये पूरा L/2 है ना, ये x है तो ये L/2 माइनस एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितना हो गया? L/2 minus L/4 minus x 3L/4 माइनस एक्स। अच्छा 2F का डिस्टेंस कितना हो गया? L minus x इसको सॉल्व करें तो 3Fx प्लस 3FL/4 माइनस FX प्लस 2FL माइनस 2FX, ये टर्म कैंसल, 3Fx माइनस FX, 3FL/4 प्लस 2FL क्या आया? 11 FL/4 अब कंक्लूजन,
कि जो रॉड है वो कहीं से भी हिंज्ड हो बट नेट जो टॉर्क आएगी वही टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो। अच्छा एक काम करते हैं, मेरे पास ये रॉड है, सॉरी ये 2f, ये f, ये 2f, वही सेम वैल्यूज ले लेते हैं, ये o L/4, ये L/2, ये L/2, ठीक है, ये L/2। टॉक अबाउट o, जल्दी से बोलो, टॉक अबाउट o, इसके कारण 2FL/2 FL प्लस FL/4 प्लस इसके कारण FL/4 L/4 प्लस प्लस 2FL/2 L/2 क्या आया, FL प्लस FL/4 प्लस FL, so this would be 9/4 9 FL/4 9 FL/4. Talk about A. 3FL/4 प्लस इसके कारण कितनी, F के कारण कितनी, 3FL/4 2F के कारण कितनी,2FL नेट कितनी आई, 11FL/4 आपने एक पॉइंट मिस किया, इधर नेट फोर्स 0 नहीं है, इधर बिकॉज राइट साइड पे कितनी फोर्स लग रही है, 3F TF लेफ्ट साइड पे, 2F 2F इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पे 3F 3F और राइट साइड पे भी 3F। कंक्लूजन इज अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉक अबाउट ऑल पॉइंट्स इज सेम, बट अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो टॉक अबाउट पॉइंट्स इज डिफरेंट, फिर टॉक अबाउट ऑल पॉइंट सेम नहीं आएगा। टॉक अबाउट ऑल पॉइंट सेम तभी आएगा अगर नेट फोर्स 0 है तो अगर आपको दिया हो कि अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स 0 है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉक निकालोगे इट विल कम आउट टू बी सेम, 0 या नॉन 0 जो भी आएगी सेम ही आएगी। बट अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो टॉक अबाउट ईच पॉइंट कैन बी डिफरेंट। रह जाएगा याद ये कंसेप्ट, इसको नोट में लिख लो पहले एक पॉइंट को, मैं लिखा देता हूँ, ये नोट करना है आपने, बिकॉज ऐसे मैंने इतने सारे पॉइंट्स के अबाउट टॉक निकाल दी, बिकॉज ये समझाने के लिए था। पीडीएफ में भेज दूंगा, बिकॉज इतने सारे पॉइंट्स के अबाउट टॉक निकालने का रजिस्टर में लिखने की कोई सेंस नहीं बनती। यू कैन राइट दैट इफ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, if body is in translational equilibrium, then talk about all the points, then talk about all the points of the body is same, then talk about all the points of the body is same, but if body is not in translational equilibrium, but if the body is not in translational equilibrium, then talk about all points, then talk about all points can come out to be different. But if the body is not in translational equilibrium, then talk about all points can be different. पीछे वाला क्वेश्चन देखो, ये नोट नहीं किया था ना आपने,
ये वाला पार्ट तो रहने दो, ये तो समझाने के लिए था, डोंट नीड दिस। अच्छा, इसमें भी आप एक और चीज करके देख सकते हो, बिकॉज इसमें हमने पहले क्या लिया था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमने पहले प्रूफ कर दिया था। x की वैल्यू आ रही है -5/8, मतलब x कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे। तो सॉल्व करके x की वैल्यू -5/8 इज 5/8 कितना होता है, 6.625। यस सर। Yes. तो मेरे पास बेसिकली ये आया आंसर में कि जो फोर्सेस लग रही थी मेरे को, जो 8 न्यूटन की फोर्स लगानी है, वो मेरे को सेंटर से 0.625, मतलब यहाँ ये 5 है और ये 10 था, ये 37 डिग्री था। तो मैंने जो फोर्स लगाई है वो इधर लगाई है एट अ डिस्टेंस ऑफ इस एज से 5.625 या यहाँ से 0.625, 5/8। ठीक है, ऐसे ही किया हमने। ये क्लियर है जो मैंने ऊपर किया था सबको। अब बिकॉज मैंने अगले पेज पे एक चीज प्रूव की कि अगर नेट फोर्स 0 है तो मैं टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लूँ वो सेम ही आएगी। तो मैं सेंटर में इस पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट निकालने की जगह अगर मैं कहूँ कि मैं इसे इस पॉइंट के अबाउट निकालता हूँ, अगर ओ के अबाउट 0 है तो ये बी के ए के अबाउट और बी के अबाउट भी 0 ही होनी चाहिए, यस Yes, sir. है ना। इस डायग्राम में मैं अगर प्रूफ करना चाहूँ कि मैंने ओ के अबाउट 0 की है तो ए के अबाउट भी 0 ही होगी। इसके फोर्स के कंपोनेंट्स लिख देता हूँ। दिस कंपोनेंट इज 8, ये भी 8 था, ये 6 था, ये 8 था एंड ये 5। टॉक अबाउट ए बताओ मेरे को क्या होगी, प्रूफ करना है कि 0 ही आएगी। इसके कारण टॉक कितनी हो जाएगी, ये अगर 5.625 है, ये डिस्टेंस कितना हो गया ए से इस पॉइंट का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसके कारण इस पॉइंट के अबाउट Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, इसके कारण 5 के कारण क्लॉकवाइज, Clockwise. क्लॉकवाइज, माइनस करूं 5 का टॉक या ऐड करूं, माइनस माइनस 5 into 5.6. 5.65, 10. यहाँ ए से डिस्टेंस 10, ये वैल्यू कितनी है, 8 into सर ये 5.375 4.375 है। ये वैल्यू देखो कितनी आती है, 8 into 4.375। कैलकुलेटर पे कर लो। क्या है वैल्यू, 35. 35 है। हमने कोई फोर्स मिस तो नहीं की, एक की है, एक ये भी थी ना 3 न्यूटन। इसके कारण टॉक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और किसका टॉक था, 8 का या 5 का, 8. 8 वाले, सर 8 का। 8 वाले को पॉजिटिव लिया है तो 3 वाले को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सो 0 आ गया आंसर। अगर पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉक 0 आ रही, ओ के अबाउट 0 आ रही थी तो ए के अबाउट भी 0 आएगी। सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट लेता, इसके अबाउट टॉक निकालता, 5 का टॉक 0 हो गया, 3 का टॉक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का टॉक बी पॉइंट के अबाउट क्लॉक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इसका Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, 3 का टॉक 3 into 5, 8 का टॉक
8 का डिस्टेंस है 5.625 और इसका टॉक -6 into 10, तो 15 प्लस ये वैल्यू देख लो कितनी आती है, -60 है, 45 आनी चाहिए। 8 into 5.625, 3x 45 आ रही। Yes, sir. सो बेसिकली फंडा पूरी रोटेशनल मोशन में ये चलेगा कि अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालते जाओ, नहीं फर्क पड़ेगा। बट अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं दिया तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना। हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग आ जाएगा, जो मैंने नेक्स्ट पेज में प्रूव किया था। क्लियर है इतना? यस मैंने कुछ ज्यादा नहीं कराया आज, सिर्फ एक टॉक निकालना सिखाया कि टॉक निकालना कैसे है, बिकॉज इस पे सारा चैप्टर बेस्ड है आगे का। मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स करूंगा सब में टॉक निकालनी होगी। कहीं पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दिया होगा, कहीं पे नहीं दिया होगा। जब भी दिया है तो टॉक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट। अगर नेट टॉक 0, नेट फोर्स 0 नहीं है, देन यू हैव टू चूज द पॉइंट। और उसके लिए मैंने एक बार पहले रूल बताया था कि इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, अभी कोई बता भी जाता है, इट विल ऑलवेज रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। Center of mass. Center of mass. फ्री टू रोटेट, देन इट विल रोटेट अबाउट द हिंज पॉइंट। फिर हिंज पॉइंट के अबाउट निकाला करेंगे। ये समझ के देखना, कल इसके आगे करते हैं। एंड इसी के अभी मैं और मतलब टॉक पे फोकस करूंगा, डिफरेंट सिचुएशंस में टॉक निकालना कैसे है। एंड देन वी विल मूव टू द Excuse मेन me, sir. पार्ट जो न्यूमेरिकल्स है। हाँ जी, सर ऐसे एक डाउट था कि अगर हम बॉल को इंक्लाइन प्लेन में रखे फ्रिक्शनलेस हो वो तो नहीं रोटेट करेगी ना, वो स्ट्रेटली स्लाइड करेगी। रोलिंग फ्रिक्शन पे भी मैं बाद में आऊंगा। बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन जब बॉडी को रोल करती है ना, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, मतलब जैसे एक बॉडी सरफेस पे रोल कर रही है, उन्होंने दिया है प्योर रोलिंग है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दोनों बॉडीज का, मतलब अर्थ का और बॉल का, दे आर रिलेटिवली एट रेस्ट। तो अगर दो पॉइंट्स रिलेटिवली एट रेस्ट हो, फ्रिक्शन का रोल क्या होता था? फ्रिक्शन ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव Motion. मोशन। इनमें तो रिलेटिव मोशन होती ही नहीं। तो रफ सरफेस पे भी अगर बॉडी रोल कर रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन का रोल खत्म हो जाता है वहां पे, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव ही नहीं कर रहा होता रिलेटिव टू द सरफेस। वो तब मूव करेगा इफ देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सरफेस, तब फ्रिक्शन का रोल आएगा। अदरवाइज रफ सरफेस पे भी हम लेंगे कि फ्रिक्शन नहीं होना। वो बाद में आएगा जब हम प्योर रोलिंग पढ़ लेंगे। हाँ जी सर, सैटरडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दो। सैटरडे वाली क्लास रिकॉर्डिंग सर उसकी अपलोड कर देना। डाली नहीं थी मैंने सैटरडे वाली क्लास की? No, sir. डाल दूंगा मैं, आज वाले की डाल दूंगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज टॉक निकालना कि हमने कैसे निकालना है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, एंड देन वी विल डू नेक्स्ट।